क्लास चल रही है। मैं नीम कर देती जब बता देती मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करो। Go about the tangent in its plane to the moment of inertia about its tangent. अबाउट द टेंजेंट। अबाउट द टेंजेंट का क्या मतलब है, पता है ना टेंजेंट क्या होती है? मान लो ये तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है, तो इसको मैं ऐसे यहाँ से कट कर दूं तो दिस लाइन इज अ टेंजेंट। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो निकालो। हम x की वैल्यू 5 है। हाँ भाई एक्स की वैल्यू 5 है भाई। गुंजन तो बड़ी जल्दी जल्दी कर देती क्वेश्चन। पीवाई क्यूज लगा के बैठी होगी है ना पहले ही। ये मैंने किया था थोड़ा देर। वेरी गुड। तो अच्छी बात है तुमने अगर पीवाई क्यूज लगाए हैं तो। बाकी के भाई देखो, तुम्हारे पास सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बट अबाउट सेंटर ऑफ मास है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास 2/5 होता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। टेंजेंट के अबाउट कितना आ जाएगा देखो, 2/5 mr² प्लस क्या करूं, mr² कर दूं, क्योंकि ये भाई तुम्हारे टेंजेंट में और सेंटर के बीच की दूरी आ रही होगी। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 5 एलसीएम हो गया 7/5 mr²। सॉलिड स्फीयर ऑफ ए मास ऑफ ए डिस्क, ठीक है। Ratio of moment of inertia of the disk about a tangent in its plane। फिर उसके बाद किसका निकालना है, डिस्क का। डिस्क का क्या हो जाएगा, mr²/4। डिस्क के सेंटर ऑफ मास के पास कितना होता है, 1/4 mr²। हाँ, तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/4। उसके बाद दोबारा से निकालोगे तो mr² ऐड कर दोगे और वहां से तुम्हारा आंसर रेशियो ले लोगे, तो दिस विल बी वेरी। तो यहाँ से तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत आराम से समझ में आ गई होगी, है ना। तो डिस्क का भी लिख देते हैं रेशियो के लिए। डिस्क, ये तो सॉलिड है, और डिस्क का हो जाएगा तुम्हारे पास mr²/4 प्लस mr²। तो दोनों का रेशियो ले लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बार बताओ कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे मिनिमम कहाँ पे होता है, किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम कहाँ पर होगा। हम सेंटर पे। सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ मास बोलो।
ना, सेंटर ऑफ मास पे किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, है ना। यस मैम। Yes, हाँ। ठीक, तो ये तुम्हारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई कंप्लीट। और कोई क्वेश्चन देखते हैं जहाँ से तुम सीख पाओ। एक मुझे उसका भी सवाल कराना है, टॉर्क का। टॉर्क बताना क्या होती है एक बार, कौन समझाएगा मैम, टॉर्क क्या होता है। मैम रोटेटिंग फोर्स। हाँ, अच्छा, फॉर्मूला बताना क्या होगा पीई साइन थीटा। टॉर्क का, क्या पी साइन थीटा। मैम R वेक्टर इंटू F। टॉर्क का फॉर्मूला ये पी साइन थीटा, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। ये कौन सा, अच्छा ये वो वाला फॉर्मूला सुना रहा है जो डाइपोल में है। यस मैम। टॉर्क ये कौन है, ये भारी नहीं आ पा रहे बच्चे, कौन था भाई। इसमें मुझे जो क्वेश्चन चाहिए वो तुम्हारे आए ही नहीं रखे इसमें। ये रहा टॉर्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो टॉर्क देखो क्या होता है तुम्हारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क होता है हमारा आर क्रॉस एफ, है ना। वेयर फोर्स क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पर हमने फोर्स को क्या किया हो, अप्लाई किया हो, है ना, या फिर ऐसी एक लाइन ऑफ फोर्स बोल देते हैं जहां पे हमारी फोर्स की एप्लीकेशन हो रही हो, है ना। तो अब वहां से आर क्या होगा, व्हाट इज आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो मैं बोल रही हूँ कि ये बॉडी है, इसको मैंने ना यहाँ से हिंज कर दिया, अब मैं इसको रोटेट करा रही हूँ, तो मान लो मैं इसको यहाँ से घुमाऊंगी ओमेगा से, तो टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये बताओ। मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैंने इसको, है आएगा ना टॉर्क, ठीक, टॉर्क आएगा। तो देखो अब मैंने फोर्स जो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन मेरा ये पॉइंट हो गया कि मैंने इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया, तो इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे फोर्स लगा। अब बात आई कि मैम टॉर्क कितना होगा, तो देखो टॉर्क ना आप डिपेंड करेगा कि आप किसके अबाउट निकाल रहे हो या किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, है ना। तो मान लो मैंने बोला है कि टॉर्क आप निकालो अगर इस पॉइंट पे, और इसकी डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ 5 मीटर है, और फोर्स आप एफ लगा ही रहे हो, तो तुम्हारा टॉर्क इस केस में कितना हो जाएगा, देखो एंगल कितना बन रहा है एफ और आर के बीच में, 90 0 डिग्री। भाई आर क्या होता है, डिस्टेंस जहां से ये पॉइंट हिंज है और जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये वाली डिस्टेंस हो गई ना। और फोर्स तुम्हारा ऐसा लग रहा है, तो एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देती कि मैंने अब यहाँ पर फोर्स लगाया है और यहाँ पर मैं ओमेगा से घुमा रही हूँ, तो ये एंगल अब कितना हो गया, मान लो ये डिस्टेंस अब कुछ 2 मीटर हो जाएगा, तो तुम्हारी टॉर्क की वैल्यू कुछ अलग आएगी, है ना। और जब तुम यहाँ पे ही फोर्स लगाओगे तो तुम्हारी टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो पॉइंट हिंज्ड है वहीं पे अगर तुम फोर्स लगाओगे तो कितना टॉर्क आएगा, 0। यानी टॉर्क क्या करता है, टॉर्क डिपेंडेंट है कि आप किस पोजीशन पे निकाल रहे हो और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना, आर का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा, है ना, कि फोर्स ऑफ एप्लीकेशन से जितनी दूर आप टॉर्क निकालोगे। जैसे देखो तुम्हारे घर के दरवाजे होते हैं, मेन एग्जांपल हम वही लेके चलते हैं टॉर्क के केस में, कि जो हिंज्ड पॉइंट है तुम्हारे डोर का, अगर तुम वहीं पे फोर्स लगाओ तो क्या तुम्हारे दरवाजे में कोई रोटेशन आएगी, अगर आएगी भी तो वेरी मिनिमम आएगी, और फोर्स जो लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। पर वहीं जब तुम्हारे जो हैंडल्स होते हैं गेट के, वो कहाँ लगे होते हैं, एकदम कॉर्नर पे दूसरी साइड के, वो क्यों, क्योंकि वहां पे तुम हल्का सा भी फोर्स दोगे तो आराम से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। क्यों क्यों रोटेट हो जाएगा, इसकी वजह से, क्योंकि वहां पे टॉर्क जो है ज्यादा हो जाएगी ना, आर ज्यादा फोर्स ज्यादा, कम फोर्स पे। तो ये तुम्हारा टॉर्क का सारा फंडा होता है। तो ये टॉर्क की ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1 टॉर्क के लिए। मैम सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें सिंपल तुम्हें क्या करना है, फोर्स दिया हुआ है अबाउट इट्स ओरिजिन, द फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल फॉर द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर के लिए टॉर्क क्या होगी तुम्हें ये बताना है। अच्छा,
टॉक ऑफ ए फोर्स अबाउट द ओरिजिन इज आर। ठीक है, अगर ओरिजिन पे फोर्स लगा रहे हो तो तुम्हारा टॉक अबाउट द ओरिजिन। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल whose position vector is this, then the value of r। तो तुमसे r की वैल्यू पूछी है, पहले तो f क्रॉस r कर दोगे, आंसर चेक करना पड़ेगा कितना है। करो बाकी के बच्चे भी। सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चंस भी नहीं दिख रहे मुझे तो इसमें। मैम ऑप्शन सी है। सी। आर वेक्टर निकालना है ना, तो आर क्रॉस एफ कर दिया होगा। तो इसमें ध्यान रखना, हमेशा जब तुम वो टॉक निकालोगे तो क्या, तुम्हें टॉक नहीं निकालनी यहाँ पे। टॉक तो टॉर्क, द टॉक ऑफ फोर्स, तो फोर्स ऑलरेडी गिवन है अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, देन इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल whose पोजीशन वेक्टर इज दिस, पोजीशन वेक्टर इज दिस। ठीक है, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, और द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। अच्छा, टॉर्क को आर से डिनोट किया गया है इसमें, और तुम्हें टॉर्क ही निकालनी है जिसकी फोर्स ये है और पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, तो सिंपल आर क्रॉस एफ कर दोगे। सिंपल आर क्रॉस एफ यानी पहले पोजीशन वेक्टर आएंगे आई जे कैप में, डिटरमिनेंट क्रॉस में हम लोग क्या निकालते हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं ना क्रॉस में। तो तीनों वेक्टर हैं, तो तुम्हें सिंपल आई जे के कैप बना दो। देखो, जिनको नहीं आता वो एक बार ही देख लो, जब भी क्रॉस करते हो तो किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो हमेशा जो चीज पहले है, जैसे आर यहाँ पे पहले है तो आर लिखोगे, तो पोजीशन वेक्टर ये है 2 2 1। ये फोर्स है तुम्हारा 5 3 -7। तो पहले जैसे आई का लिखते हैं तो आई को लिख दिया, ये तो तुम मैथ्स वाले हो बहुत आसानी से कर सकते हो। पहले इसको बंद किया, फिर ये, तो ये तुम्हारा कितना है -7, 7 2 जा -14 और ये -3। इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस जे कैप, तो जे कैप में ये कितना हो जाएगा -14 -5, ऐसे ही प्लस के कैप, तो के कैप में कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और -10। तो ये तुम्हारा जो होगा वो तुम्हारी टॉप होगी, तो -17 आई कैप आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी। ये बाकी के निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार सेंटर ऑफ मास का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इससे तो इतना ही काफी है। अब एक बार वर्क पावर एनर्जी पे आ जाओ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करो इसका। वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। मिल गए भाई क्वेश्चन, चलो फटाफट करेंगे, पहले तुम ये कंप्लीट कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आसान है, 1/9 का सवाल है। देखो, एक चेन, अगर पहले कॉन्सेप्चुअली सोचो कि अगर एक चेन एक किसी भी पॉइंट से लटक रही है ना, जैसे मान लो टेबल पे रखी हुई है और उसके एक एज से वो चेन नीचे की तरफ गिर रही है, तो सिंपल सी बात है, उसको जैसे ही वेट ज्यादा होगा वैसे ही तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा और सारी की सारी चेन कहाँ आ जाएगी, एक्सिलरेट कर जाएगी और जमीन पे गिर जाएगी। अब इसने क्या बोला है कि तुम्हें वो मैक्सिमम लेंथ निकालनी है जब तक तुम्हारी जो सिस्टम है वो रेस्ट पे रहे। उसका मतलब क्या है, देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द फोर्सेस। बताओ हाँ या ना। भाई पुलिंग फोर्स तुम्हारी ग्रेविटी हो गई एक तरीके से, अगर तुम सोचो तो ग्रेविटी चाहती है कि मैं इसको चेन को नीचे खींच दूं, बट वहीं पे फ्रिक्शन क्या चाहता है कि चेन कहाँ डटी रहे, कहाँ रुकी रहे, चेन टेबल पे ही रुकी रहे। अगर सिस्टम को रेस्ट पे रखना है तो दैट मीन्स कि दोनों फोर्सेस को क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा, वरना एक के डोमिनेट होते ही चीजें बिगड़ जाएंगी, एक्सिलरेट कर जाएगा सिस्टम। तो तुम्हें मैक्सिमम लेंथ बतानी है, तो तुम कोई भी लेंथ लेट कर लो कि इस लेंथ पर तुम्हारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, और वही लेंथ निकाल दो। देखो चीटिंग मत करना, सॉल्व करो। मैम 2 है क्या? किसने बताया ये? Yes, ma'am. 2. सॉल्व किया है ना खुद से? यस मैम। चीटिंग तो नहीं करते ना तुम लोग? वेरी गुड। तो तुमने क्या किया है मुझे बताओ जरा। पहले तुमने लेंथ को लेट कर लिया होगा कि ये लेंथ मान लो ये तुम्हारी टेबल है, ये तुम्हारे घर की टेबल है, या फिर मान लो ऐसी टेबल है तुम्हारे घर की, तो यहाँ ऐसे मान लो इस तरीके से टोटल लेंथ इस चेन की एल है, बट मैं मान रही हूँ कि जब तक ये एक्स लेंथ नीचे हैंग कर रही है सिस्टम तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है, सपोज करो, और इस पे जो लगने वाली फोर्स रहेगी वो नीचे की तरफ तुम्हारी ग्रेविटी एक्ट करेगी।
तो ग्रेविटी सिर्फ कौन से वाले फोर्स पे एक्ट करेगी, जो टेबल पे रखा है इस मास पे भी एक्ट करेगी, या जो हैंगिंग मास है उस पे एक्ट करेगी? हैंगिंग वाले पे। हैंगिंग वाले पे, राइट राइट, हैंगिंग वाले पे। और फ्रिक्शन किस पे एक्ट करेगा, हैंगिंग वाले पे कि जो रखा हुआ है? जो रखा हुआ है। वेरी गुड। तो तुम्हारा जो रखा हुआ, पहले मान लो ग्रेविटी की यहाँ पे बात करते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ग्रेविटी तुम्हारा यहाँ से आया mg, तो मास पर यूनिट लेंथ है ना भैया, मास तो चाहिए। तो मास पर यूनिट, ये कंपनी क्या चाहती है मुझसे भाई, एक्सिस बैंक। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, ये लैम्डा हो गया ग्रेविटी का, और मास पर mg होता है, राइट। तो मास पर यूनिट लेंथ हमने लैम्डा मान लिया। कितनी लेंथ का मास चाहिए हमें, x लेंथ का, और ये तुम्हारा ग्रेविटी हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू, म्यू। ये पूरा फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg है ना। तो म्यू mg, तो फ्रिक्शन का म्यू लगा दो, और मास कौन सा हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ लैम्डा, बट हमें कौन सी लेंथ का मास चाहिए, जो रखा हुआ है। तो टोटल चेन 6 है, हैंगिंग x है, तो रखा हुआ कितना हो जाएगा, 6 माइनस x। ठीक है, तो म्यू एम जी, ये हो गया तुम्हारा, g से g कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई म्यू 6 माइनस x। म्यू की वैल्यू भी गिवन है क्या? यस मैम 0.5। ठीक है, तो ये तुम्हारा 0.5 इंटू 6 माइनस एक्स, तो आ गया आंसर। बढ़िया, आसान सवाल था। तो ऐसे ही तुम्हें एग्जाम हॉल में बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे कहाँ कुछ चीजें, बहुत आसान क्वेश्चन था। 6 माइनस 0.5x, तो ये तुम्हारा 1.2 आ गया है ना। तो ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई भाई 2, यानी 2 मीटर जब तक तुम्हारी हैंग रहेगी तो तुम्हारा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो मुझे इसमें अभी क्वेश्चन दिखे थे कुछ कोलिजन के, तो कोलिजन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, उससे पहले चलो ये फोर्थ क्वेश्चन कर दो, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करो। जब भी स्प्रिंग वाला तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखे तो वहां पे तुम पोटेंशियल एनर्जी का भर भर के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कोई भी एक बॉल है जो ऊपर से गिरी है, मान लो 10 सेंटीमीटर की हाइट से एक बॉल को फेंका गया है प्लेटफॉर्म से 10 सेंटीमीटर। तो प्लेटफॉर्म को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो जब उसको डाला तो तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है वो किस, प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो h/2 से डिक्रीज हो गई। तो तुम्हें बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो फाइनली तुम्हारी ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं मान लेती हूँ ये यहाँ आ गया। ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर करके आई है, h प्लस h/2। भाई इस पॉइंट पे कवर किया है। बॉल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी हाइट पे थी, h हाइट पे थी। मैम ये H2 क्या लिखा है, 2H होना चाहिए। 2h कैसे होगा, ये सॉरी ये ना h/2 है, ये यहाँ पे एरर है, दिस इज h/2, 2h तो हो ही नहीं सकता।
और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉल स्टेज ऑन द प्लेटफॉर्म। तो मतलब बॉल जो है प्लेटफॉर्म पे रुक गई, तो उसका मतलब बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, बॉल के पास जो भी फाइनल वेलोसिटी, जीरो। भाई वो जब ऊपर से आई, चलो एक्सीलरेट होती आई, बट वो जैसे ही उसने वो रुक गई, उसने बोला है कि बॉल स्टेज ऑन द प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स बॉल के पास फाइनल वेलोसिटी भी कुछ थी नहीं। तो दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 120। स्प्रिंग। हाँ, साइन का याद रखना, अगर इसको तुम वो मान के चल रहे हो रेफरेंस ग्रेविटी के लिए, कहाँ से मानोगे, यहीं से प्लेटफॉर्म को ही मान के चलो। तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। इनिशियली तुम्हारी बॉल ऊपर थी, कितने हाइट, प्लेटफॉर्म को मैंने रेफरेंस ले लिया ग्रेविटी के लिए, तो ग्रेविटी से तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया इस बॉल के पास, मैम mg। 120। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो मैंने जिस और बच्चे, देखो क्या करना है तुम लोगों ने, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। तो इनिशियली देखो तुम्हारे पास इस बॉल के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि प्लेटफॉर्म से h हाइट ऊपर थी, तो mgh। कोई इसके पास ऊपर, कोई इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जीरो। अब देखो जैसे ही इसको ड्रॉप करोगे तो तुम्हारे पास क्या हुआ, एक तो पहले तो देखो ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी हुई इसके पास, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी ये क्या हुआ, इस प्लेटफॉर्म से h/2 नीचे चला गया। तो मैंने रेफरेंस लाइन अगर इस प्लेटफॉर्म को लिया है तो ये कितना हो जाएगा, -mgh/2 प्लस, अब तुम्हारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट एनर्जी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना कंप्रेस हुआ है, h/2, तो एक्स की वैल्यू भी h/2 आ जाएगी, तो ये रख दिया। तो ये हो गया mgh, और इसको भी इधर ले आओ, mgh प्लस mgh/2 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर बाय, तुम सॉल्व कर लोगे इसको और यू विल गेट के की वैल्यू 120 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई किया है समझ में आया, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़ू, यस मैम। देखो इस केस में तुम्हारे पास दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी थी, एक तो स्प्रिंग वाली और एक ग्रेविटेशनल, तो दोनों को लेकर चलना है, बल्कि यहाँ पे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज हो रही है, ग्रेविटेशनल वाली उसमें चेंज हो गई, पोटेंशियल उसमें स्प्रिंग वाली में, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन कोलिजन क्यों करेंगे, वर्क जी, चलो एनर्जी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया लग रहा है मुझे देखने में सवाल। तो तुम लोग 17th क्वेश्चन करो, ठीक है, इसका 17th क्वेश्चन करो और 16th भी करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोलवा क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी की मदद से करना, जल्दी होगा। दो क्वेश्चन कर लो, होमवर्क है, कोलिजन्स के क्वेश्चन ट्राई करने हैं तुम्हें,
और मुझे सेंड भी करने हैं करके। अब ये तुम्हारा बहुत ज्यादा पीक टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास 3 महीने है, खींच के मेहनत कर लो बस, फिर उसके बाद मजे ही मजे। दिसंबर में तो एग्जाम हो जाएगा, सितंबर चला गया था। सेम क्वेश्चन देखो, एक केबल का मास m है और जिसके पास खुद की जो लेंथ है वो l है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, जैसे कि उसका 1/n पार्ट है वो हैंगिंग है, ठीक है। टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस द वर्क डन शुड बी। तो मतलब कितना काम करना पड़ेगा जब आप उसको हैंग ऊपर करेंगे। तो वर्क डन यानी तुम इस केस में पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी काम कर सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगा दो। सिक्सटीन क्वेश्चन में ना सेंटर ऑफ मास का भी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पूरी चेन जैसे मान लो वन बाय एन पार्ट उसका हैंग कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे ले लेते हैं कि उसका अगर 1/n पार्ट हैंग कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास के बीच में होगा, तो वो कितनी लेंथ हो जाएगी l/2n। तो हाइट कितनी हो गई l/2n, और तुम्हारा मास कितना हो जाएगा 1/n के लिए m/n, है ना, कि भाई पूरी पूरी लेंथ का मास अगर m है
मुझे nth पार्ट का मास चाहिए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, m/n, और h कितनी हो जाएगी तुम्हारी, l/2n। तो तुम्हारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो mg/l/n²। तो ऑप्शन बी। 17 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। 17 का आंसर बताओ। मैम अगर हाइट l/2n है तो ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए 2n से। हाँ सॉरी, राइट, सॉरी, यस, mgl/2n², तो ऑप्शन ए। 2n क्या कैसे लिया है पता है ना, कैसे लिया, कि मान लो उसका 1/nth पार्ट हैंग कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मैं मान लूंगी कि मान लो ये बॉडी है, इसका ये nth पार्ट है, यानी 1/3 या कितना भी। तो अब इसको अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में लेना है ना, तो सेंटर ऑफ मास को भी ले सकते हैं। अब उसका जो थ्योरी पढ़ते हैं वो तब बताते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। तो अभी के लिए बस यही समझो कि इस इतनी मास, इतनी जो लेंथ है इसका, कहीं ना कहीं जो मास होगा, सेंटर ऑफ मास, वो बीच में लाई करेगा, तो ये 1/2n हो जाएगा, और टोटल लेंथ तुम्हारी l है, दिस लेंथ विल बी l/2n। तो जनरल फॉर्मूला इज mgl/2n²। अब 17 का एक बार आंसर चेक करो क्या है। इसका डी है क्या? 17 का हाँ, कैसे किया है, एक बार पहले तो मुझे वो बताओ स्टेप, मैम ऐसे किया है। मैम हाफ mg² = mgh। अच्छा, एनर्जी कंजर्व किया है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, कि एक वेज है जिसका मास इतना दिया हुआ है और फ्रिक्शन लेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। एक पार्टिकल क्या होता है, उस वेज को अप्रोच करता है इतनी स्पीड से, और देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन, और द बिटवीन द पार्टिकल और द वेज, मतलब कहीं पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। द मैक्सिमम हाइट क्लीन बाय द पार्टिकल, द मैक्सिमम हाइट क्लाइम बाय द पार्टिकल ऑन द वेज। तो मतलब देखो, वेज तो अपना रेस्ट पे है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब तुम्हारे मास के पास जो स्मॉल एम है, उसके पास ही जो है वेलोसिटी है, तो वही अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो कुछ एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में जाएगी, और कुछ उसके हाइट के लिए, तो हाइट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो सबसे पहले बाय मोमेंटम कंजर्व करके तो तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो फाइनल v। जैसे मान लो, तो स्मॉल m के पास वेलोसिटी v है, और ये 4m है, ये m है, तो इनकी टोटल वेलोसिटी हो जाएगी 5mv। क्योंकि उसके ऊपर वो क्लाइम कर गया, तो दैट मीन्स मास अब दोनों ऐड हो जाएंगे, 5mv डैश। तो v डैश तुम्हारा हो गया यहाँ से v/5, राइट। तो अब मोमेंटम के बाद एनर्जी कंजर्व कर दो, तो एनर्जी कैसे कंजर्व करोगे, हाफ mv² इक्वल्स टू 1/2 5m v/5² प्लस mg 5m g हाइट हो जाएगा h। तो इस इक्वेशन से तुम h की वैल्यू निकाल सकते हो। ऑप्शन सी। चेक कर लेंगे हम, कैलकुलेशन का काम तो चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर भाई तुम्हारा आ रहा है 2/5 v² यस, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, कैलकुलेशन एरर हो गई होगी तुमसे कहीं पे, चेक करो एक बार। क्या किया है, कहीं तो गड़बड़ करी है। तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन पे ऐसे बहुत क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और मिल गया, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25, यही बुक लूंगी थी मेरे देर से भाई। क्वेश्चन नंबर 25 कर दो भाई, मजा आ जाएगा। 25 है ना, करो। नहीं होता है तो कॉलिजन, कल बहुत अच्छे से बैठ के आज रात में कॉलिजन को पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है। वरना कल हम लोग, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दूंगी जितना इम्पोर्टेंट है।
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं? ई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, ये तुम्हारा ये होती है ई की वैल्यू। प्लास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है? प्लास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू पता होती है। मान लो जैसे कोई भी बॉल है, वो किसी हाइट से, अगर मान लो एच हाइट से आ रही है, ठीक है, ग्राउंड पे, अब ग्राउंड पे आई, अब मैं बोलती हूँ कि उसका वेलोस ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में मान लो मैं बोल देती हूँ कि भाई 1/2 है, ठीक है। अब मैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बताओ, अगर ये वेलोसिटी, ये हाइट दे देती हूँ मैं तुम्हें 10 मीटर है, और ये बताती हूँ कि दोबारा ये हाइट पे जब जाएगी तो ये 2 मीटर की हाइट कवर करेगी, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी गिवन है, तो उसमें तुम्हें वेलोसिटी निकालनी पड़ सकती है ना, या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि वेलोसिटी दे दें और हाइट दे दें और तुमसे पूछें कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार तुम खुद से देख लेना, अगर नहीं होता है तो कल कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन पे मैं 10 मिनट का एक ओवरऑल तुम्हें समझा दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें पढ़नी है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से मैं तुम्हें होमवर्क दे देती हूँ, ये PYQs मैंने ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं, तो एनर्जी के क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें बैठ के, और पावर मत करना, कोलिजन, ठीक है। एनर्जी और कोलिजन, इनके जो भी तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जहां से तुम्हें लगे कि ये मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता वो क्वेश्चन उठा लेना, जो आता है बार बार वही मत करना, ठीक है। तो ये 2020 और 21 के पुराने क्वेश्चंस हैं, तो हमेशा 10 साल और 15 साल के पेपर उठ के आते हैं ना, पिछले 5 साल वाले कई बार रिपीट नहीं होंगे, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो कल तुम्हारा होमवर्क कोलिजन पढ़ के आने का है, 12th ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो 12th पे क्या फोकस करना, अभी 11th पे भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। यस मैम। चलो भाई, एवरीवन बाय, गुड नाइट बच्चों, पढ़ लेना। बाय मैम।